ओम नारायण 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 नारायण। सब मित्रों को राम राम। दोस्तों, आपने मुझे हमारे चैनल पर कई बार ये बात कहते हुए सुना होगा कि जो राष्ट्रवादी फिल्म मेकर्स होते हैं, ज़्यादातर जो राष्ट्रवादी फिल्म मेकर्स होते हैं, उनका कंटेंट टेक्निकली उतना ज़्यादा वेल मेड नहीं होता। जिस प्रकार से लेफ्ट की विचारधारा के फिल्म मेकर्स का कंटेंट अगर हम देखें तो वो टेक्निकली एक्सट्रीमली वेल मेड होता है, तो वैसा कंटेंट राष्ट्रवादी विचारधारा के फिल्म मेकर्स का हमें उतना देखने को नहीं मिलता। पर पिछले कुछ समय में मैंने कुछ ऐसा कंटेंट देखा है राष्ट्रवादी फिल्म मेकर्स का, जिसे देखकर हृदय सच में गदगद हो जाता है, गर्व से भर जाता है। और उन्हीं में से एक नाम है प्रवीण चतुर्वेदी जी, जिनका प्रच्चम नाम से एक यूट्यूब चैनल भी है। उन्होंने हॉलीवुड में भी काम किया हुआ है और उनके प्रच्चम चैनल पर जितना भी कंटेंट है वो जब भी मैं देखता हूँ ना, सच में एक एक वीडियो, चाहे वो 1 मिनट की छोटी क्लिप ही क्यों ना हो, 2 मिनट की छोटी क्लिप ही क्यों ना हो, जितना भी उनका कंटेंट मैंने देखा हुआ है वो देखकर सच में पूरे शरीर पर ऐसे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, और वो भी टेक्निकली एक्सट्रीमली वेल मेड। और उनके ही प्रच्चम चैनल पर ही आज एक डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म रिलीज हुई है जिसका नाम है साहेब्स हू नेवर लेफ्ट पार्ट 1 द अनटोल्ड ट्रू हिस्ट्री ऑफ इंडिया। केवल 31 मिनट की ये एक शॉर्ट फिल्म है, डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म है, जिसे मैंने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले देखकर कंप्लीट किया। और विश्वास करिए दोस्तों, इस शॉर्ट फिल्म को देखने के बाद में मेरा हृदय गर्व से भर गया है, पूरे शरीर पर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। और कुछ कुछ ऐसा कंटेंट होता है ना, जिसे देखने के बाद में आप बस ऐसे आप भावुक भी हो जाते हैं, और वो इमोशंस मैं आपको शब्दों में बता नहीं सकता। और ऐसा कंटेंट देखने के बाद अंदर से बस एक ही बात निकलती है कि यार अब मैं इसे सबको दिखाऊंगा, परिवार में, मित्र परिवार में, जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हो सके मैं इसे पहुंचाना चाहता हूं। ऐसा भाव मन से आता है, और बिल्कुल वही बिल्कुल मैंने इस डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म को देखने के बाद में फील किया। साहेब्स हू नेवर लेफ्ट पार्ट 1, ये पार्ट 1 है। इसका पार्ट 2 भी जल्दी ही रिलीज़ होगा ऐसा बताया गया है, हालांकि तारीख उन्होंने अभी तक बताई नहीं है। पार्ट 2 भी जल्दी ही रिलीज़ होगा, और ये पूरी 10 फिल्मों की एक सीरीज़ होने वाली है। 10 इंडिक फिल्म्स की ये पूरी सीरीज़ होगी, जिसमें से ये केवल पहली फिल्म है, और पहली फिल्म का ये पार्ट 1 है। तो ऐसी 10 और फिल्में आने वाली है। और ये जो पहली फिल्म है वो, मतलब हो सकता है कि किसी किसी को इसकी बातें कड़वी लगे, हालांकि देखिए, जो कड़वी दवाई होती है ना, वो ही सबसे ज़्यादा असरदार होती है। और ये डॉक्यूमेंट्री फिल्म वो औषधि है जिसे हर किसी को लेना चाहिए, भले ही आप स्वस्थ हो या अस्वस्थ हो। अस्वस्थ मतलब अगर कोई गुलामी की मानसिकता से आज भी ग्रसित है तो उसके लिए तो ये डॉक्यूमेंट्री मस्ट है। पर मैं तो कहूँगा कि हर किसी को इस डॉक्यूमेंट्री को अवश्य देखना चाहिए, और समय समय पर देखना चाहिए। केवल एक बार नहीं, बार बार इस डॉक्यूमेंट्री को, अभी तो केवल फर्स्ट पार्ट ही आया है, सेकंड पार्ट भी आएगा, पर समय समय पर इसे बार बार हमें देखना चाहिए, ताकि ये बातें हमारे अंदर बैठ जाए। क्योंकि बचपन से ही हमारे इतिहास को लेकर एक इतना गलत दृष्टिकोण हमारे सामने रखा गया है, एक ऐसे पर्सपेक्टिव से हमारे इतिहास को हमें पढ़ाया गया है कि हमें ही आत्मग्लानि की भावना से भर दिया गया है। तो वो पूरा जो आत्मग्लानि कहीं पर भी दूर दूर तक भी हमारे अंदर होना, उसे दूर करने का काम ये डॉक्यूमेंट्री फिल्म करती है। और इसमें जो बातें, जो तथ्य, जो फैक्ट्स बताए गए हैं ना, वो हमारे अंदर ऐसे छप जाने चाहिए, बैठ जाने चाहिए। देखिए दोस्तों, करीब 4 वर्ष पहले जो तथाकथित सती प्रथा है, जिस पर ब्रिटिश और वामपंथियों ने ढेर सारा झूठा इतिहास लिखा हुआ है, उस पर मैंने एक वीडियो अपलोड किया था कि कैसे हमें झूठा इतिहास पढ़ाया गया है। उसके बाद अभी करीब 3 वर्ष पहले मधु मंटेनिया ने जब महाभारत को अनाउंस किया था दीपिका पादुकोण के साथ में, और ये कहा गया था कि द्रौपदी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम महाभारत बनाने वाले हैं, तो वो जो तथाकथित फेमिनिस्ट महाभारत का अनाउंसमेंट हुआ था, उस पर मैंने एक वीडियो अपलोड किया था 3 वर्ष पहले। तो इन दोनों वीडियोस में, केवल इन दोनों वीडियोस में नहीं, कई बार हमने इस पर चर्चा की हुई है, पर जो मैं आपको वो क्लिप उन दोनों उस वीडियो की मैं आपको दिखाने वाला हूँ। इन दोनों वीडियोस में मैंने उस विषय को काफ़ी विस्तार से उस पर हमने चर्चा की हुई है, तो उसका मैंने यहाँ पर उल्लेख क्यों किया वो मैं आपको आगे बताऊंगा ही। पहले वो आप छोटी सी क्लिप देखिए। आपको जानकर बहुत आश्चर्य होगा कि ब्रिटिशों ने इसके लिए स्पेशली कुछ अलग से लोग रखे थे। उनका पूरा एक अलग से डिपार्टमेंट था, जिनका काम बस यही था कि जो हमारे धर्मग्रंथ हैं उनको मिस इंटरप्रेट किया जाए, उनको गलत तरीके से ट्रांसलेट किया जाए। ट्रांसलेट तो हम नहीं कह सकते, एक विकृतीकरण हम कह सकते हैं। इसके पीछे का उनका जो मूल उद्देश्य था वो यही था कि जल्द से जल्द भारत में हिंदुओं को कन्वर्ट किया जाए क्रिश्चियनिटी में, जल्द से जल्द उनको धर्मांतरण हिंदुओं का किया जा सके, ताकि धर्मग्रंथों को लेकर एक भ्रम फैला कर। अब ब्रिटिशों ने केवल ये भारत में ही नहीं किया,
जहाँ जहाँ पर भी जिन जिन देशों को ब्रिटिशों ने कॉलोनाइज किया, गुलाम बनाया, वहाँ वहाँ पर उन्होंने ज़बरदस्ती अंग्रेजी को थोपा, यहाँ तक कि जो उनके रिलीजन को है उनको उन्होंने वहाँ पर स्प्रेड किया, फैलाया। और अब्राहमिक रिलीजन्स का जो साम्राज्यवादी इतिहास है वो वैसे किसी से छुपा हुआ नहीं है। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि भाई वो तो अंग्रेज थे, ब्रिटिश थे, उनको तो ढंग से हिंदी भी बोलना नहीं आता होगा, वो हमारे संस्कृत धर्म ग्रंथों को क्या ट्रांसलेट करेंगे और कैसे ट्रांसलेट करेंगे? पर किया है उन्होंने ट्रांसलेट, ये सच्चाई है, मैं कोई कपोल कल्पना आपको नहीं बता रहा हूँ। अब उन्होंने खुद इसके लिए संस्कृत सीखा और साथ में ही कुछ जो यहाँ के भी हमारे ही कुछ लोग थे उन्होंने भी इसमें उनकी मदद की पैसों के लिए। अब सुनिए, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको बताने वाला हूँ। सन 1832 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में बोडेन प्रोफेसर ऑफ संस्कृत के एक पद को स्थापित किया गया था लेफ्टिनेंट कर्नल जोसेफ बोडेन के द्वारा, जो ईस्ट इंडिया कंपनी का एक रिटायर्ड सोल्जर था। जोसेफ बोडेन, उसने इस संस्कृत प्रोफेसरशिप के पद की स्थापना इसलिए की थी ताकि भारत के लोगों को जल्द से जल्द क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट किया जा सके। और ये कोई छुपी छुपाई बात नहीं है, इन बातों को उसने अपने पूरे जो वसीयत है, जो विल है उसका, उसमें उसने इन बातों को मेंशन किया है। अब इसके लिए उसने अपनी सारी संपत्ति दान कर दी थी। 1811 से पहले उसने अपनी इस वसीयत को लिखा था। उस वसीयत में उसने लिखा था कि उसकी बेटी के मृत्यु के बाद में उसकी जितनी भी संपत्ति है वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को दान कर दी जाए इस संस्कृत प्रोफेसरशिप के पद को फंड करने के लिए, ताकि जल्द से जल्द जो भारतीय है उनको क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट किया जा सके, क्रिश्चियन धर्म ग्रंथों का भारत में प्रचार करके। ये उसका मूल उद्देश्य था जोसेफ बोडेन का। ये केवल एक जोसेफ बोडेन ही नहीं, मैं और भी बहुत सारी आपको जानकारी देने वाला हूँ। वीडियो आप आखिर तक प्लीज पूरा जरूर देखना। ये जो बोडेन प्रोफेसर ऑफ संस्कृत की पोस्ट है उसे उस समय बहुत प्रतिष्ठित और बहुत सम्मानित माना जाता था, और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के 3700 से भी ज्यादा ग्रेजुएट्स इस पोस्ट पर वोटिंग के जरिए, कॉन्वोकेशन में वोटिंग के जरिए नियुक्त करते थे किसी व्यक्ति को, और ऐसे व्यक्ति को नियुक्त किया जाता था जिसके पास में बहुत बढ़िया से बढ़िया, बेटर से बेटर आइडिया हो भारत को कन्वर्ट करने की। 1860 में इस पद के लिए जो इलेक्शन हुआ था वो बहुत ज्यादा फेमस हुआ था, बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हुआ था। ये इलेक्शन मैक्स मुलर और मोनियर विलियम्स के बीच में हुआ था। दोनों के ही पास में भारत को कन्वर्ट करने के बहुत बढ़िया बढ़िया आइडियाज थे। दोनों ही भारतीय संस्कृति के बहुत ज्यादा नफरत करते थे, भारतीय संस्कृति से, हिंदू सभ्यता से बहुत द्वेष करते थे। हालांकि अंग्रेजों ने मैक्स मुलर को भारतीयों का, हिंदुओं का बहुत अच्छा मित्र बताने की बहुत कोशिश की, पर मैक्स मुलर का जो हिंदुओं के प्रति, हमारी संस्कृति के प्रति, भारत के प्रति जो द्वेष था वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। अभी जो मोनियर विलियम्स था उसके पास में जो आइडिया था भारत को कन्वर्ट करने का, उसका ये मानना था कि भाई जोसेफ बोडेन जिसने इस प्रोफेसरशिप के पद की स्थापना की है उसके अनुसार क्रिश्चियन धर्म ग्रंथों का प्रचार प्रसार करके ही हमें कन्वर्ट करना चाहिए। पर जो मैक्स मुलर है उसका ये कहना था कि भाई उसने जो ऋग्वेद को और दूसरे हिंदू धर्म ग्रंथों को ट्रांसलेट किया है, ये जो विकृतिकरण मैक्स मुलर ने किया था ऋग्वेद का और दूसरे हिंदू धर्म ग्रंथों का, तो उसका कहना था मैक्स मुलर का कि भाई उसने जो ये ऋग्वेद वगैरह धर्म ग्रंथों को मिसइंटरप्रेट किया है, उसका उपयोग करके मिशनरीज और अच्छी तरीके से भारतीयों को कन्वर्ट कर सकती है। तो इन दोनों ने ही उस समय बहुत अपने अपने घोषणा पत्र, मैनिफेस्टोस निकाले थे, न्यूज़पेपर में एड्स दिए थे, बहुत प्रचार किया था, और साथ में ही कैंपेन्स वगैरह भी चलाए थे इस पद को जीतने के लिए, मैक्स मुलर और मोनियर विलियम्स। और आखिर में मोनियर विलियम्स इस पद को जीते, क्योंकि जो लोग थे वहाँ पर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के जो वोटिंग करने वाले लोग, उनका ये कहना था कि भाई मोनियर विलियम्स एक इंग्लिशमैन है, ब्रिटिश है, और जो मैक्स मुलर है वो एक जर्मन है, तो उस पर हम उतना भरोसा नहीं कर सकते। उससे अच्छा मोनियर विलियम्स का जो कन्वर्ट करने का प्लान है वो बहुत बढ़िया है, और इसके लिए फिर जो वोटिंग हुआ उसमें मोनियर विलियम्स ही जीते थे। इस वोटिंग के दिन यानी 7 दिसंबर 1860 में ऑक्सफोर्ड जाने के लिए स्पेशल ट्रेन चलाई गई थी, ताकि ये जो 3700 से ज़्यादा कुछ जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट्स हैं वो वहाँ पर जाकर इस पद के लिए वोटिंग कर सके। अब आपको ये सुनकर बहुत आश्चर्य हो रहा होगा कि भाई 3700 से ज़्यादा ग्रेजुएट बस भारत की संस्कृति को कैसे बर्बाद करना है, इसके लिए वोटिंग करते हैं, इसके लिए चर्चा करते हैं, भाई ये क्या है सब? पर यही सच्चाई है, ब्रिटिशों का यही तो उद्देश्य था। अब देखिए, ब्रिटिश नेशनल न्यूज़पेपर द टाइम्स ने 1860 में इस बोडेन संस्कृत प्रोफेसरशिप पर जो एक लेख लिखा था उसमें उसने लिखा था कि ये पद सबसे महत्वपूर्ण, सर्वाधिक प्रभावशाली और ऑक्सफोर्ड में सबसे व्यापक रूप में प्रसिद्ध ऐसी संस्था है, जाने जाने वाली संस्था है, और इसके अलावा और इसे सालाना 1000 पाउंड के करीब पैसे उस समय 1860 में दिए जाते थे, 1000 पाउंड के करीब सालाना, केवल भारत को कन्वर्ट करने के लिए। अब दोस्तों, मैंने आपको जो 1860 के चुनाव के बारे में बताया, वो चुनाव इसलिए ज्यादा प्रसिद्ध हुआ था क्योंकि 1857 में भारत में पहला स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, और उस स्वतंत्रता संग्राम की वजह से ब्रिटिश बहुत ज्यादा चिंतित हो गए थे। उनके सामने ये चिंता थी कि भाई अब हमारी अगली स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, क्या हमें प्रखरता से कन्वर्जन करना चाहिए या सॉफ्टली कुछ अलग स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए कन्वर्जन के लिए। इस वजह से ये 1860 का चुनाव ज्यादा प्रसिद्ध हुआ था। बेकलिग नाम के एक इतिहासकार ने तो यहां तक लिखा है कि भाई भारत में ब्रिटेन की उपस्थिति को सही ठहराने के लिए ईसाई धर्मांतरण का विषय महत्वपूर्ण था, और क्या ब्रिटेन केवल भारत पर राज करना चाहता है या उन्हें सभ्य बनाना चाहता है? सभ्य बनाना चाहता है का मतलब क्या हुआ? अब देखिए, ब्रिटिशों ने भारत में जो अत्याचार किए थे, जो लूटपाट यहां पर उन्होंने की थी, इसको जायज ठहराने के लिए, सही ठहराने के लिए ब्रिटेन पूरी दुनिया को हमेशा से यही बताता आया है कि भाई भारत तो एक साफ सफेद वाला देश था, हमने उन्हें वहां जाकर सभ्य बनाया। तो कन्वर्जन करने को
या अंग्रेजी को प्रमोट करने को वो सभ्य बनाना मानते थे। वो इतिहासकार आगे लिखते हैं कि भाई क्या ब्रिटेन केवल भारत पर राज करना चाहता है या उन्हें सभ्य बनाना चाहता है, और अगर सभ्य बनाना चाहता है तो उनकी जो संस्कृति है, धर्म है, उसे नष्ट करना आवश्यक है। ब्रिटेन में तो यहां तक माना जाता था कि भाई 1857 में भारतीयों का विरोध ब्रिटेन को इसलिए झेलना पड़ा क्योंकि वो भारत में पूर्ण रूप से क्रिश्चियनिटी को लाने में असफल रहे हैं। यानी ब्रिटिश भारत में पूर्ण रूप से क्रिश्चियनिटी को नहीं ला पाया, यहां पर प्रमोट नहीं कर पाया, इसलिए 1857 में ब्रिटिशों को ये विरोध झेलना पड़ा, ऐसा वहां पर मानते थे। अब देखिए यहां पर बात केवल ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के इस बोर्डन प्रोफेसर ऑफ संस्कृत के पद की नहीं है। ब्रिटिशों ने उसके बहुत पहले से ही, ये जो जोसेफ बोर्डन ने जब इस पद की स्थापना की, उसके बहुत पहले से ही भारत में मिशनरी को खुली छूट दे रखी थी कन्वर्ट करने के लिए। अब देखिए ब्रिटिशों ने भारतीय संस्कृति को खत्म करने के लिए या फिर हमें कन्वर्ट करने के लिए, हमें गुलाम बनाने के लिए केवल बोर्डन प्रोफेसर ऑफ संस्कृत की पोस्ट या फिर एवेंजेलिकल मूवमेंट या मिशनरीज को खुली छूट देना, केवल इतना ही नहीं किया। आपने मैकॉले के बारे में तो सुना ही होगा, इसे लॉर्ड मैकॉले वगैरह कहा जाता है। एक सो कॉल्ड हिस्टोरियन था और 1834 से लेकर के 1838 तक भारत में लॉ कमीशन का वो प्रधान था, प्रमुख था। तो ये जो मैकॉले है, भारत में अंग्रेजी को सरकारी भाषा बनाने में इसका ही प्रमुख हाथ रहा है। भारत में 7 लाख गुरुकुलों को बंद करके यहाँ पर जो कॉन्वेंट स्कूल्स को शुरू करना, अंग्रेजी स्कूल्स को शुरू करना, इसमें भी मैकॉले का ही सबसे बड़ा हाथ रहा है। मिनट्स ऑन इंडियन एजुकेशन में उसने जो कहा है मैकॉले ने, उसमें उसने संस्कृत के खिलाफ खुलकर जहर उगला है और उसने संस्कृत को बदनाम करके उसके लिए झूठे यहाँ के ही कुछ लोगों को यूज़ करके संस्कृत को खूब उसने बदनाम किया कि कैसे पिछड़ी हुई भाषा है, संस्कृत कैसे लोगों को बांटती है वगैरह वगैरह, झूठ उसने यहाँ पर फैलाया। इसमें यहाँ के लोगों की भी उसने कुछ मदद ली और अंग्रेजी को उसने यहाँ पर फिर प्रमोट किया। अब देखो ये जो अंग्रेज हमारे धर्म ग्रंथों का गलत विकृत करते थे, गलत तरीके से ट्रांसलेट करते थे, झूठा इतिहास लिखते थे, इतिहास को विकृत करते थे, इसके पीछे उनका उद्देश्य यह था कि ताकि इस देश के लोगों के मन में जो यहाँ की संस्कृति के प्रति जो गर्व की भावना है उसको खत्म किया जाए। अब जो मूल संस्कृत को अगर यहाँ से खत्म कर दिया जाएगा एजुकेशन सिस्टम से, तो मूल संस्कृत धर्म ग्रंथों में क्या लिखा है वो तो कोई पढ़ेगा नहीं। किसी को अगर पढ़ना भी हो तो वो ट्रांसलेशन पढ़ेंगे, या तो हिंदी अनुवाद पढ़ेंगे या फिर अंग्रेजी अनुवाद पढ़ेंगे, और उसमें जो मिस इंटरप्रेट करके लिखा गया होगा वही लोग पढ़ेंगे। तो ये एक तो उनका उद्देश्य था। देखिए जब ब्रिटिश भारत में आए, उन्होंने देखा यहाँ पर कई सारे विदेशी आक्रांत आकर गए हैं, फिर चाहे वो पोर्तुगीज हो, डच हो, अफगान हो, मुगल हो, इन सब ने यहाँ पर आकर यहाँ पर इस देश की संस्कृति को नष्ट करने की कोशिश की, लेकिन कोई भी पूर्ण रूप से सफल नहीं हो पाया। तो ब्रिटिशों ने देखा कि भाई पोर्तुगीज़ों ने इतना कुछ किया, डच ने भी वही किया, या मुगल हो उन्होंने भी यही सब किया। यहाँ पर लोगों के शीश कटवाए, जिंदा दीवार में छोटे छोटे जो छोटे साहबजादे थे उनको जिंदा दीवार में चुनवाया, गुरु तेग बहादुर जी का शीश कटवाया, या छत्रपति संभाजी महाराज, उन्हें अनगिनत यातनाएं दी गई 40 दिन तक, लेकिन फिर भी उन्होंने इस देश की संस्कृति को नहीं छोड़ा। संत रविदास जी, जब सिकंदर लोदी ने उन पर दबाव बनाया धर्मांतरण के लिए, तो संत रविदास जी ने कहा कि वेद धर्म छोड़ो नहीं, कोशिश करो हजार, तिल तिल काटो चाहे गोदो अंग कटार, मेरे शरीर के तुम तिल तिल छोटे छोटे टुकड़े कर दो, पर फिर भी मैं वेद धर्म को नहीं छोड़ूंगा। तो अंग्रेजों ने देखा कि यार यहाँ पर हर कोई, फिर चाहे वो किसी भी समाज से हो, किसी भी वर्ग से हो, इस देश की संस्कृति के लिए मरने मिटने के लिए तैयार है। आखिर है क्या इस देश की संस्कृति में ऐसा? अगर इसी प्रकार से जो पिछले जो विदेशी आक्रांता थे जिन्होंने यहाँ पर शासन किया, उनकी तरह ही हम हिंसा करेंगे तो इस देश की संस्कृति को हम बर्बाद नहीं कर पाएंगे। तो ब्रिटिश ने अलग स्ट्रेटेजी चली। उन्होंने सोचा कि जिस संस्कृति के लिए यहाँ के लोगों के मन में इतनी गर्व की भावना है, उस गर्व की भावना को ही हम खत्म कर देंगे, यहाँ के लोगों को इन्हीं की संस्कृति का हम दुश्मन बनाएंगे। और इसलिए अंग्रेजों ने फिर झूठा इतिहास लिखवाया, झूठे हमारे धर्म ग्रंथों को गलत तरीके से मिस इंटरप्रेट करवाया, यहाँ पर गुरुकुलों को खत्म करवाया, उनकी लैंग्वेज को यहाँ पर प्रमोट किया। और आज देखिए अंग्रेजों के द्वारा यहाँ पर जो बोए गए जो बीज थे जहर के, वे फल फूल रहे हैं। आज हमारी ही यंग जनरेशन का, नई जनरेशन का एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है जिनके सामने अगर आप इस देश की संस्कृति की बात करो तो वे संस्कृति की बात करने वालों पर ही टूट पड़ते हैं। जो इस देश की संस्कृति की बात करता है उस पर सांप्रदायिकता का टैग लगा दिया जाता है, क्योंकि हमारा एजुकेशन सिस्टम वही है जो अंग्रेजों ने यहाँ पर जो इतिहास लिखा, वही झूठा इतिहास हम आज तक पढ़ते आ रहे हैं। अब दोस्तों इन दोनों ही वीडियोस में हमने जिस विषय पर चर्चा की थी, मुझे हमेशा अंदर से ऐसा लगता था कि इस विषय पर कोई ना कोई फिल्म अवश्य बननी चाहिए। ये बातें सामने आना बहुत ज़्यादा आवश्यक है कि कैसे हमें पूरी तरीके से एक झूठा इतिहास, तोड़ा मरोड़ा गया इतिहास हमें पढ़ाया गया है, अपने ही कल्चर को लेकर, अपनी ही सभ्यता को लेकर, हमारी ही संस्कृति को लेकर कैसे एक आत्मग्लानि की भावना हमारे अंदर भरी गई है, वो भी पूरी तरीके से झूठे तथ्यों के आधार पर। कैसे हमें अलग अलग समाजों में बांटा गया, जात पात के नाम पर बांटा गया, साउथ और नॉर्थ के नाम पर हमें किस प्रकार से बांटने का काम केवल किया गया, इसको लेकर जो सही तथ्य है वो हमारे सामने आने चाहिए। हमेशा अंदर से ये बात मेरे मन में आती थी। और आज देखिए ये जो साहेब्स हू नेवर लेफ्ट, इसका जो फर्स्ट पार्ट रिलीज हुआ है, इस डॉक्यूमेंट्री में ये जितने भी तथ्य हैं ना, उन्हें पूरे फैक्ट्स के साथ में, पूरे तथ्यों के साथ में सामने रखा गया है। अब मैंने तो उन दोनों वीडियोस में जो भी बातें आपको बताई थी वो मैंने अपने गुरुदेव के सत्संग से सुनी हुई, या जो भी मैंने थोड़ा बहुत जो कुछ पढ़ा था उसके आधार पर मैंने आपको बताया था। पर इस डॉक्यूमेंट्री में आपको इस पूरे विषय से जुड़े हुए, हमारे इतिहास से जुड़े हुए और भी बहुत सारे तथ्य इसके माध्यम से आपको जानने को मिलेंगे।
और जिस प्रकार से जो यूरी बेज़मेनोव जो रशियन केजीबी के साथ वो जुड़े हुए थे पहले, बाद में वो अमेरिका में चले गए, और उन्होंने जिस प्रकार से एक्सप्लेन किया है ना कि कैसे एक सिविलाइजेशन को, कैसे एक देश को, एक सभ्यता को पूरी तरीके से नष्ट कर दिया जाता है, वो भी बिना युद्ध के, वो जिस प्रकार से उन्होंने एक्सप्लेन किया है, ये सारी बातें समझना, जानना बहुत ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि ये आज भी चल रहा है। ऐसा नहीं कि 1947 से पहले ब्रिटिशों ने ये किया था और अभी भी वही काम एक धीरे 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 हो रहा है, और अभी तो और ज़्यादा प्रभावी तरीके से इस काम को किया जा रहा है। भले ही धीरे हो, सटल वे में हो, हमें पता ना चले इस प्रकार से हो, पर उसका प्रभाव, उसका जो असर है वो आज ज़्यादा अधिक मात्रा में हो रहा है। क्योंकि आज से 100, 125, 150, 200 वर्ष पहले तक भी हमारे अंदर हमारे कल्चर को लेकर, हमारी संस्कृति को लेकर वो आत्मग्लानि की भावना नहीं थी। पर जब से अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था की शुरुआत हुई है, गुरुकुलों को नष्ट करके, उसके बाद से एक ऐसी जनरेशन सामने आती गई है जो अपने ही कल्चर, अपनी ही सभ्यता का मजाक उड़ाने में, उसको नीचा दिखाने में गर्व की अनुभूति करती है। और इस कारण से भले ही आज जो मैंने आपको कहा ना, एक सभ्यता को, सिविलाइजेशन को नष्ट करने की जो प्रोसेस आज भी चालू है ना, उसका जो प्रभाव है, उसका जो असर है, वो आज ज़्यादा मात्रा में हो रहा है। भले ही वो सटल वे में हो रहा हो, पर उसका असर ज़्यादा हो रहा है। और इसी कारण से ये जो डॉक्यूमेंट्री है वो इतनी ज़्यादा आवश्यक है। हर किसी को ये डॉक्यूमेंट्री देखनी ही चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों तक, परिवार, जितने भी मित्र परिवारों तक, जहाँ तक आप इसको स्प्रेड कर सकते हैं, पहुँचा सकते हैं। ये एक प्रकार से हमारे देश और सभ्यता की, संस्कृति की एक सेवा ही होगी, मैं कहूँगा। मुझे पर्सनली ये डॉक्यूमेंट्री बहुत बहुत पसंद है, और मैं इसके पार्ट 2 के लिए बहुत ज़्यादा मैं इसकी आतुरता से प्रतीक्षा कर रहा हूँ। बाकी दोस्तों, इस डॉक्यूमेंट्री को देखने के बाद में आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, मुझे आप नीचे कमेंट में अवश्य बताना। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।